मैं कुलदीप बिश्नोई शपथ लेता हूँ कि जो भी बोलूँगा सच बोलूँगा और सच छुपाने की कोशिश नहीं करूँगा। आपकी जो मोहब्बत आईएनएलडी से है वो जग जाहिर है। दोनों लोगों का मोहब्बत हजका का और आईएनएलडी का जो बेइंतहा वाला जो इश्क है वो तो जग जाहिर है। आजकल बीजेपी भी शहनवाज जिस दिन आपका टूटा उस दिन शहनवाज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे दिल्ली में, कहा कि ये हजका का के प्रति मेरा पहले से ही हम लोगों का संदेह था कि ये मिली भगत कांग्रेस के साथ है, ये आज न कल ये होना है और ये अल्टीमेटली कांग्रेस को फायदा पहुंचाएंगे। ये बी टीम है कांग्रेस। शाहनवाज हुसैन जी को 3 साल के अंदर ही मोहब्बत दिखी नहीं, अभी स्वार्थ सिद्ध हो गया, उसके बाद मोहब्बत कह दिखने लग गई है। बिल्कुल बेबुनियाद और गैर जिम्मेदारान बात है। और जैसा मैंने कहा कि जब से हमारा अलायंस हुआ, आपने कहा ना रूमर फैलाते हैं लोग ये मेरे लिए इसलिए होता है क्योंकि मेरे बारे में और बोलने के लिए कुछ नहीं है। जब मेरा बीजेपी से अलायंस हुआ तब से बोलना शुरू हो गया कि भाई ये अलायंस कल टूट जाएगा, अगले हफ्ते 23 तारीख को टूट जाएगा, अगले महीने की 25 को टूट जाएगा, आगे वगैरह उसके बाद चलता रहा। फिर कहा रेणुका के मेरे लोकसभा के बाय इलेक्शन के बाद टूटेगा, रूमर की बात कर रहा हूँ मैं। फिर रेणुका के औरतिया के बाय इलेक्शन के बाद टूटेगा। फिर कहा कि भाई 16 तारीख को पार्लियामेंट का नतीजा आएगा, 17 को टूट के आईएनएलडी से हो जाएगा। अब वो सब कुछ नहीं हुआ। आज हमने अलायंस तोड़ दिया, अब कहने लगे कांग्रेस के साथ हो रहा है। तो ये तो इन लोगों का काम है अफवाह फैलाने का। सच्चाई ये है कि मेरी पॉलिटिक्स जनता की पॉलिटिक्स और ईमानदारी की पॉलिटिक्स है। मैं इन लोगों की अफवाहों के आगे ना झुकूंगा, ना मैं घबराऊंगा इन बात। सच सच बताइएगा। मैं इसलिए आपसे ये सवाल कर रहा हूं और इसको आप बुरा भी मत मानिएगा। अब बुरा मानिएगा तो भी मैं पूछूंगा, मैं भी आदत से लाचार हूं। 2009 में कहते हैं कि जो आपकी पार्टी टूटी उसकी एक वजह यह थी कि कुलदीप बिश्नोई खुद निगोशिएट कर रहे थे। अब क्या निगोशिएट कर रहे थे, वो तरह तरह की बातें जो ऑथेंटिक नहीं हो उसकी चर्चा ऑन रिकॉर्ड नहीं होनी चाहिए, लेकिन तरह तरह की और कुछ बिलो द बेल्ट भी है, बिलो द वो। क्या ये सही है कि 2009 में आप अहमद पटेल से और कांग्रेस के बड़े नेताओं से बात कर रहे थे और आपके डिमांड्स इतने ज़्यादा थे कि इधर आपके 5 लोगों को इकट्ठा किया, बताया कि भाई देखो तुम्हारे नेता की ये डिमांड है उनकी, और इधर ही कर देते हैं, मतलब 50-50। देखिए ये बात आपकी सही है, आपने भी सुनी होगी बात। बिल्कुल सुनी, और आपकी बात ये बिल्कुल सही है कि इन्होंने क्या हुआ था 2009 में, क्या हुआ था, मेरा स्पेशल इंटरेस्ट है। जब विधानसभा का रिजल्ट आया उसके बाद मेरी मुलाकात कांग्रेस पार्टी के नेताओं से हुई थी, क्योंकि हमारा विधायक दल का ये फैसला था कि हमें गुड गवर्नेंस के लिए इनसे कुछ शर्तें रखनी चाहिए। जो फैक्ट है 5 साल भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री रह चुके थे और उसके बाद का ये 5 साल का टेन्योर था 2009। वही मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि 5 साल में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सिवाय इलाकावाद को बढ़ावा देने, जात पात को बढ़ावा देने के और कुछ नहीं किया। तो और हमारे बगैर उनकी गवर्नमेंट बन नहीं रही थी एक तरीके से। तो हमने एक तरीके से क्या, दूसरे तरीके से भी तो आप ही की वजह से बनी। हाँ वही मैं बता रहा हूँ। तो हमारा फैसला ये हुआ कि हमें इनसे चाबी हमारे पास है, तो हम समान विकास, समान रोजगार जैसी शर्तें रखे। आपने कहा कि शर्तें इतनी हाई रखती है, बात सही है, क्योंकि नहीं, मेरा हाई का तो मतलब कुछ और था सर, वो वाला हाई नहीं था जी। इसलिए मैंने कहा कि मैं उसका जिक्र इसलिए नहीं करूंगा कि वो ऑथेंटिक नहीं है। तो मैं आपको बता रहा था कि उनका, क्योंकि मेरी डिमांड हाई इसलिए लगी उनको, क्योंकि मैंने ये कहा कि भाई मैं आपका बिना शर्त समर्थन करने को तैयार हूं और कोई हमें मंत्री पद नहीं चाहिए, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टरशिप नहीं चाहिए। आप सिर्फ 2 कानून विधानसभा में पारित कर दीजिए कि हम जितनी भी नौकरियां निकालेंगे 90 के 90 हल्कों के अंदर बराबर बराबर निकलेंगी, और जितना पैसा केंद्र का और स्टेट का खर्च होगा वो सारा 90 के 90 हल्कों के अंदर बराबर खर्च होगा, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं करना चाहता था। अब मेरे विधायकों ने ये देखा कि भाई कुलदीप बिश्नोई तो ये तो राजा हरिश्चंद्र की ओर चल पड़ा, हमारी जेबें गर्म कैसे होंगी। उन्होंने अपना सौदा कर लिया। अगर मुझे सौदा करना होता तो मुझे क्या आप इस पे नहीं अड़े हुए थे कि आपके पास 6 लोग थे, कुछ तो डिमांड्स भी थी, जो चर्चा है बाजार में, राजनीतिक हलकों में और बाजार में, मैं सीधा वही पूछ रहा हूँ, है ना, वो सही है गलत है, इट इज़ अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। मतलब मैं कई बार जर्नलिस्ट जो है ना अपने आप को जज समझने लगता है या मुंशी मजिस्ट्रेट समझने लगता है। जर्नलिस्ट सिर्फ महाभारत का संजय है, आंखों देखा हाल ही बताना चाहिए उसे और अपनी लिमिट्स वहीं तक रखनी चाहिए। मैं उस लिमिट और उस दायरे के अंदर रह करके बहुत सारी चीज़ें इसलिए अप्रत्यक्ष तौर पे बोल रहा हूँ। लोग कह रहे थे कि आपके कुछ डिमांड्स थे और कुछ वाले के अलावा एक मुख्यमंत्री का भी डिमांड था। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको, कुलदीप बिश्नोई ने, उस वक्त मैं मुख्यमंत्री बन ही नहीं सकता था, मेरे विधायक ही 6 थे सिर्फ। मेरा सिंपल लॉजिक, सिंपल थिंकिंग जग जाहिर था। हमारा फैसला हमारे घर पे हुआ, हमारी पार्टी हेड ऑफिस में, सॉरी,
और वहाँ से बाहर निकल के मीडिया को सब हम 6 के 6 विधायकों ने यही कहा कि हम बिना शर्त समर्थन कर देंगे सरकार का, हमारी 2 मांगे हों, और इसके लिए मैं बात करने जा रहा हूँ। अब इससे ज्यादा किसने तोड़ा, किसने तोड़ा आपके विधायकों को? उस वक्त की क्या रिपोर्ट है? भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही तोड़ेंगे, हेड ऑफ द स्टेट वही है, उनको मुख्यमंत्री बनना। ठीक है, मैंने कहा मैं जज नहीं हूं, मैं तो वकील हूं सर, बस जनता जनार्दन की तरफ से वकालत करता हूं। इसकी कोई गारंटी नहीं है ना कि कांग्रेस के साथ आपका कभी कोई, मैं बार बार ये पूछ रहा हूं क्योंकि बार बार आपके सबसे बड़ा, मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया, बिल्कुल सोचने की बात भी नहीं है, ये सोचने की बात नहीं है। अभी आपने नौकरियों की बात की, आप 2 लोग हैं गठबंधन में, आपके दोनों के मैनिफेस्टो आ गए, और नौकरियां स्टेट में कैसे मिलेंगी, दोनों का विचार अलग अलग है। आपने अपना भी पढ़ा होगा और उनका भी पढ़ा होगा। फिर जब सरकार बनाएंगे सर, और नौकरियों का मसला, विनोद शर्मा जी का तो एजेंडा नंबर 1 है, पूरा कैंपेन ही चलता है उनका साइमन कमीशन को लेकर करके। उनकी सोच अलग है नौकरियों की, आपके मैनिफेस्टो में सोच अलग है। देखिए, मैनिफेस्टो हमारा दोनों का अलायंस, मेरा अलायंस होने से पहले बना था और उनका भी पहले से तैयार था बन के। लेकिन जब अलायंस होता है उसके बाद एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनता है, तो वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम हमारा भी बहुत जल्दी आने वाला है, जिसके अंदर हम दोनों मैनिफेस्टोज को मिला के जो बेस्ट से बेस्ट चीज़ें आगे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, चाहे वो नौकरियों की बात है, चाहे विमेन रिजर्वेशन की बात है या और बातें, उनको इकट्ठा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के अंदर हम इम्प्लीमेंट करेंगे हर हालत के अंदर। बीजेपी में आपकी नज़र में अभी जितने लोग हैं उनमें सबसे अच्छा चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट कौन है? भारतीय जनता पार्टी को मैं नहीं समझता किसी को वोट भी देना चाहिए। मुझे आप ये बता दीजिए कि जो सो कॉल्ड मुख्यमंत्री ये कैंडिडेट हैं, क्या इतिहास है इनका अभी तक के था कि देख लिए। एक पंडित रामविलास शर्मा जी हैं जो पिछले 20 साल से लगातार जमानतें जब्त होती आ रही हैं, वो शायद ये भी भूल गए होंगे मैं आखिरी चुनाव कब जीता था, तो वो मुख्यमंत्री ये कैंडिडेट हैं। एक कैप्टन अभिमन्यु साहब हैं जो कह रहे मुख्यमंत्री के सपने ले रहे हैं, उनका ज़िंदगी में कोई चुनाव ही कौन जीते, वो कह रहे मुख्यमंत्री मैं बनूंगा। एक ओम प्रकाश धनखड़ जी हैं, वो कह रहे मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, जो पिछले विधानसभा के चुनाव में मेरा एक एमएलए जीता था दादरी से, उनके खिलाफ चुनाव लड़े थे, 1800 वोट आके जमानत जब्त हुई थी, 3200 था सर, 3200 जमानत जब्त तो हुई थी ना जी उनकी। और उसके बाद चौथे आपके मनोहर लाल खट्टर जी हैं जो जिंदगी में चुनाव लड़े ही नहीं है, अभी हल्का ढूंढते फिर रहे हैं कहाँ से लड़ूंगा। तो जो जिन नेताओं को बार बार जनता ने नकारा है अपने इलाकों में, वो मुख्यमंत्री कैसे 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 और हलकों के लोग एक्सेप्ट करेंगे उनको, जब उनके अपने हलकों ने बार बार नकारा है उनको। तो मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी के पास कोई सेनापति है, बल्कि मैं कहूँ सेना भी नहीं है, तो बात गलत नहीं होगी। आप कह रहे हैं सेना नहीं है, और जो मेरी जानकारी है खुफिया जो जासूस है ना, गुप्तचर, वो बताते हैं कि बीजेपी ने एक सर्वे करवाया, उस सर्वे में आपको 2 या 3 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। एक वो बहुत बड़ी वजह रही कि अलायंस तोड़ लिया जाए, इनको साथ रख के क्या फायदा है? देखिए, सर्वे जो बीजेपी ने करवाए हैं, पैसे देके सर्वे मैं भी करवा सकता हूं, पर मैं ऐसे झूठे सर्वे मैं करवाता नहीं हूं। वास्तविकता सच्चाई क्या है, कोई आदमी आज ये कहता है भी कुलदीप के 2 या 3 सीटें दिखाई, वो कोई जिसको राजनीति का ज्ञान नहीं है वो भी समझ जाएगा कि सच से कोसों दूर है। क्योंकि पिछली बार जब मेरी पार्टी नई बनी थी, मेरी पार्टी के पास बहुत अच्छे नेता, बड़े सीनियर नेता भी नहीं थे, मेरा काडर भी तैयार बेस तैयार भी नहीं था, और मेरा परिवार भी इकट्ठा नहीं था। उस वक्त भी मैं 6 एमएलए जिता के लाया था, अलग अलग कोनों से हरियाणा में, अलग अलग जाति के। आज तो मेरा काडर हरियाणा में नंबर 1 पे है, आज मेरे पास नेता भी अच्छे हैं, आज मेरा परिवार भी एक साथ है, आज मेरा संघर्ष भी लोगों को दिख रहा है। कुलदीप बिश्नोई ईमानदार आदमी है, हमारे लिए संघर्ष कर रहा है। आज तो मिलो दूर हूँ, तो इस प्रकार के सर्वे मैं समझता हूँ सच्चाई से कोसों दूर है। आपने जो ये जात की बात की ना कि अलग अलग जात से, बीजेपी के एक बड़े नेता से मेरी बात हो रही थी, बोला जी एक बात है बड़ी गंभीर। हमने कहा बता दो। कहा कि हज का और ये आज की बात नहीं है, ये लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद की बात है। हमने कहा, वो उन्होंने कहा कि ये देखिए गठबंधन होगा नहीं। हमने कहा क्यों नहीं होगा, ये चलेगा नहीं। बोले क्यों नहीं होगा? उन्होंने कहा कि कुलदीप ने जाट नॉन जाट की एक ऐसी लड़ाई शुरू कर दी है, एक इमोशनल लड़ाई, उसका खामियाजा उन्हें हिसार में भुगतना पड़ा। अगर हम कुलदीप को साथ लेते हैं तो जो 20-22% जाट वोट बैंक है वो हमसे मुंह मोड़ लेगा, यानी हमें 78-80% वोट पे ही वोट बैंक पे ही चुनाव लड़ना पड़ेगा। और हरियाणा में 44 ऐसे हलके हैं, कंस्टिट्यूएंसीज हैं जो जाट बाहुल्य हैं, और 14 ऐसी कंस्टिट्यूएंसीज हैं जहां सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, यानी 58 आउट ऑफ 90।
और बीजेपी के लोग कह रहे थे कि ये तो कह नहीं सकते, और वो बातचीत में ये ऑफ द रिकॉर्ड था, इसलिए मैं उनका नाम नहीं ले सकता। लेकिन ये भी एक तर्क, एक बहुत बड़ी वजह थी कि आपके साथ एक लंबी आगे की दूरी तय ना करने की। देखिए, जहाँ तक बीजेपी की बात है, 3 साल इनको ये बातें दिख रही जब तक मेरे वोट लेने थे इन लोगों को या मेरे कार्यकर्ताओं और नेताओं से इस्तेमाल करना था। मैं जात पात में बिल्कुल विश्वास नहीं करता हूँ। मेरे लिए सभी 36 बिरादरी एक समान है। क्या और जहाँ तक इन्होंने कहा कि हिसार में, जहाँ तक आपने अपने इन्होंने आप को एक नॉन जाट लीडर के तौर पर एस्टैब्लिश किया है, क्या उसकी वजह से हरियाणा में जाट और नॉन जाट की फीलिंग बढ़ी नहीं आगे? देखिए, अगर नॉन जाट मुझे अपना चेहरा मानता है, अपना सेवियर मानता है, अपना रखवाला मानता है, तो मेरे लिए बहुत फख्र की बात है। लेकिन मैं जात पात में विश्वास नहीं करता। मैं चाहता हूं कि जिन लोगों को 18 साल से जो पिछड़े हुए हैं, जिनको रोज़गार नहीं मिला है, जिन लोगों को जहाँ अन्याय हो रहा है, अगर उनकी आवाज़ उठाना, चाहे गरीब आदमी है, किसान है, मजदूर है, किसी जाति किसी वर्ग का है, तो वो गलत नहीं है। हिसार हारने की बात आपने कही कि एक कारण ये रहा, वो हिसार में एक नकली सीडी लोकदल के लोगों ने बनाई कि कुलदीप एक जाति विशेष के खिलाफ है। उसमें गाने ऐसे बनाए गए, मेरी आवाज़ नकली बना के डाली गई कि कुलदीप एक जाति विशेष के खिलाफ भाषण दे रहा है। तो वो एक षड्यंत्र के रूप में था, जो मुझे लगा कि भाई समझदार लोग हैं, समझेंगे कुलदीप बिश्नोई को, जो जानता है कि मैं ऐसी छोटी ओछी राजनीति नहीं करता हूँ, मैं इनसे बहुत फर्क किस्म का आदमी हूँ। तो वो एक सीडी भी एक कारण रहा, बादल बीजेपी सबकी मेरे मतलब एक फैक्टर ये भी रहा। लेकिन जाट से आप वो बायसनेस नहीं है। देखिए, मैं अगर प्रो नॉन जाट हूं तो इसका मतलब मैं एंटी जाट तो नहीं हुआ ना। और आपने सीडी की बात की, तो आपके ही नाम राशि के एक और हैं, वो आपकी मतलब आपकी जो, देखिए मैं तो आपसे बात करूं तो लगता है पूरी रात बात करता रह जाऊं, इतना रिसर्च करके आया हूं। अंतिम सवाल बोला था आपने। हाँ, वो अंतिम कहा था, लेकिन सर वो क्या कहूं मैं, आपने कहा कि और पूछ लीजिए, तो आप ही के नाम के एक हैं, याद कीजिए। अच्छा, क्या आप बिश्नोई हैं, वो ब्राह्मण है, वो शर्मा है। इसी गड़गड़े में थे फिर वो। उन्होंने कहा कि पहले मैं कुलदीप बिश्नोई को फ्यूज बोलता था, उसके बाद कंफ्यूज बोलने लगा, और अब तो मैं उनको रिफ्यूज बोलता हूं। देखिए, पहली बात तो मुझे कुलदीप शर्मा जी से कोई सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। मैं क्या हूँ वो जनता जानती है, हरियाणा की, और सर्टिफिकेट देगी हरियाणा की जनता। और अभी आपने खुद कई बार ये कहा कि कुलदीप बिश्नोई किस टाइप का नेता, अभी आपने खुद मुझे कई बार कॉम्प्लीमेंट किया बोलते हुए, तो क्या आपको मैं फ्यूज, कन्फ्यूज या रिफ्यूज किस्म का लगता हूँ? दूसरी जो बहुत ही सेंसेशनल है वो ये है कि इसी कार्यक्रम में उन्होंने ये कहा, 10 तारीख को पोलिंग थी लोकसभा चुनाव की, क्या आपने 9 तारीख को कुलदीप शर्मा को फोन किया था मदद मांगने के लिए? और उसकी फोन की रिकॉर्डिंग, उन्होंने कहा मेरे पास फोन की रिकॉर्डिंग है। हमने कहा देखिए सर, हम टोटल न्यूज़ वाले हैं, यहाँ खुला खेल फर्रुखाबादी है, जो हो सामने रख दीजिए, और अगर आपके पास है तो मैं माइक लगा देता हूँ। उन्होंने कहा कि ये अनएथिकल हो जाएगा, मेरा सिर्फ इतना कहना बहुत है, और अगर मैं कह रहा हूँ तो जवाबदेही के साथ कह रहा हूँ, ये कार्यक्रम खत्म होगा तो वो मैं आपको रिकॉर्डिंग सुना दूंगा। वो कार्यक्रम खत्म हुआ, नीचे उतरे और उन्होंने एक रिकॉर्डिंग मुझे फ़ोन पे ही था वो सुना दी। उस पर ऐसा प्रतीत हुआ कि आपकी आवाज़ है और उस तरफ से उनकी आवाज़ है। क्या ये सही है कि आपने फ़ोन करके मदद मांगी थी? देखिए, पहली बात तो ये है कि कुलदीप शर्मा जी जैसे नेताओं के मुंह से एथिकल और अनएथिकल की बात शोभा नहीं देती है। जो मेरे 5 विधायकों का असंवैधानिक फैसला उन्होंने किया, उसके बाद मेरा उनके ऊपर कोई विश्वास नहीं। मैं सोचता हूँ उनके हल्के के लोगों का भी उनके ऊपर से विश्वास उठ गया है। और जैसा मैंने अभी आपको कहा कि सीडी के अंदर ही मेरी आवाज़ को मॉक करके बनाया गया है। आजकल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि मेरी आवाज़ किसी से कॉपी करा के कर दी होगी, लेकिन आपने फोन नहीं किया? मेरे पास कुलदीप शर्मा जी का नंबर ही नहीं है, मैं कहाँ से फ़ोन करूँगा जी? क्योंकि उन्होंने मुझे सुनाया था। अमिताभ बच्चन की आवाज़ और बहुतों की आवाज़ मॉक होकर रोज सुनती है पब्लिक, इसमें क्या फ़र्क पड़ता है? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कुलदीप बिश्नोई शपथ लेता हूँ कि जो भी बोलूँगा सच बोलूँगा और सच छुपाने की कोशिश नहीं करूँगा।